आज हमारे साथ हैं एलन मस्क। एलन, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हाँ, बुलाने के लिए धन्यवाद। तो हम आज का समय आपके भविष्य के नज़रिए और लोगों को किस पर काम करना चाहिए, इस पर बात करने में बिताना चाहते हैं। तो शुरू करने के लिए क्या आप बता सकते हैं, आपने कहा था कि जब आप छोटे थे, तब 5 समस्याएँ थीं, जिन्हें आपने सबसे ज़रूरी माना था। अगर आप आज 22 साल के होते, तो वे 5 समस्याएँ क्या होतीं, जिन पर आप काम करना चाहते? खैर, सबसे पहले मेरा मानना है कि अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है, जो समाज के लिए फ़ायदेमंद है, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है। इसे दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, जिसका लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है और सच कहूँ भले ही वह बस एक छोटा-सा खेल या फ़ोटो शेयर करने में कुछ सुधार या ऐसा कुछ, अगर इससे बहुत सारे लोगों को थोड़ा भी फ़ायदा होता है, तो यह भी अच्छा है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है ये ठीक है। चीज़ों को अच्छा बनने के लिए दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन चीज़ों के बारे में जो मुझे लगता है कि इंसानों के भविष्य को सबसे ज़्यादा बदलेंगी, मैं सोचता हूँ कि एआई शायद आने वाले समय में सबसे बड़ी चीज़ है, जो इंसानों को बदलने वाली है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एआई का आना अच्छे तरीके से हो। ये कुछ ऐसा है जो अगर आप क्रिस्टल बॉल में देखकर भविष्य देख सकते, तो आप उस नतीजे को पसंद करते। क्योंकि यह ऐसी चीज़ है जो गलत हो सकती है, जैसा कि हमने कई बार बात की है और इसलिए हमें ये पक्का करना ज़रूरी है कि ये सही तरीके से हो। मुझे लगता है कि एआई पर काम करना और ये पक्का करना कि इसका भविष्य अच्छा हो, यही अभी सबसे ज़रूरी बात है। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है, कोई भी बात जो जेनेटिक्स से जुड़ी हो। अगर आप सच में जेनेटिक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, अगर आप जेनेटिक रिप्रोग्रामिंग से डिमेंशिया या अल्ज़ाइमर जैसी बीमारियों को रोक सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा। तो मुझे लगता है जेनेटिक्स शायद दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ हो सकती है, क्योंकि इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ और नहीं है। दिमाग के साथ एक तेज़ कनेक्शन होना। हम अभी कनेक्शन की स्पीड से सीमित हैं। हमारे पास अपनी ईमेल सुविधाओं के रूप में एक डिजिटल तीसरा रूप है, जैसे कंप्यूटर, फ़ोन, ऐप्स। हम वास्तव में सुपरमैन जैसे हैं, लेकिन हम दिमाग और आपके उस तीसरे डिजिटल रूप के बीच जुड़ाव में बहुत सीमित हैं। और इस सीमा को दूर करने में मदद करना मेरे हिसाब से भविष्य के लिए भी बहुत ज़रूरी होगा। तो एक सबसे आम सवाल जो मैं जोश से भरे युवाओं को पूछते हुए सुनता हूँ, वह है, मैं अगला एलन मस्क बनना चाहता हूँ। मैं ऐसा कैसे करूँ? स्पष्ट रूप से। अगला एलोन मस्क उन चीज़ों पर काम करेगा जो आपके कामों से बहुत अलग होंगी। लेकिन आपने क्या किया है या जब आप छोटे थे तब आपने क्या किया था जिसने आपको बड़ा प्रभाव डालने के लिए तैयार किया? ख़ैर मुझे लगता है पहले ये कहना चाहिए कि मैं इन सब चीज़ों में शामिल होने की उम्मीद नहीं रखता। तो 5 चीज़ें जिनके बारे में मैंने कॉलेज के समय सोचा था काफ़ी लंबा समय पहले, 25 साल पहले। जीवन को बहुग्रहीय बनाना, टिकाऊ ऊर्जा की ओर बदलाव को तेज़ करना, इंटरनेट आम तौर पर कहें तो और फिर जेनेटिक्स और एआई। मुझे लगता है कि मैं कॉलेज के समय सच में इन सभी चीज़ों में शामिल होने की उम्मीद नहीं करता था। मैंने सोचा था कि कारों के विद्युतीकरण में मदद करना ही मेरी शुरुआत होगी और सच में यही वह था जिस पर मैंने इंटर्न के रूप में काम किया था, एडवांस्ड अल्ट्रा कैपेसिटर पर, ये देखने के लिए कि क्या वे कारों में एनर्जी स्टोरेज के लिए बैटरी से बेहतर साबित होंगे। और फिर जब मैं स्टैनफोर्ड जाने के लिए बाहर आया, तो यही वह था जिस पर मैं अपनी आगे की पढ़ाई करने वाला था, इलेक्ट्रिक कारों के लिए एडवांस्ड एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर काम करना। और फिर मैंने 95 में एक इंटरनेट कंपनी शुरू करने के लिए इसे होल्ड पर रख दिया। ऐसा लगता है कि कुछ तकनीकों के लिए एक समय होता है जब वे इन्फ्लेक्शन कर्व के तेज़ मोड़ पर होती हैं। एंड और मैं स्टैनफोर्ड में पीएचडी करके ये सब होते हुए नहीं देखना चाहता था। और मुझे पूरा यकीन नहीं था कि जिस टेक्नोलॉजी पर मैं काम करूँगा, वह सच में सफल होगी। आप कई ऐसी चीज़ों पर डॉक्टरेट कर सकते हैं, जो आखिर में दुनिया पर कोई असली असर नहीं डालतीं। और मैं बस, आप जानते हैं, वास्तव में उपयोगी बनने की कोशिश कर रहा था। यही सबसे अच्छा तरीका है। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ जो सच में काम का हो? क्या आपको लगता है कि जो लोग आज उपयोगी बनना चाहते हैं, उन्हें पीएचडी करनी चाहिए? ज़्यादातर नहीं। तो इसे करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कुछ हाँ, लेकिन ज़्यादातर नहीं। किसी को कैसे पता लगाना चाहिए कि वे सबसे ज़्यादा काम के कैसे बन सकते हैं? आप जो भी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अभी की सबसे बढ़िया चीज़ के मुकाबले कितना फ़ायदा होगा और ये कितने लोगों को असर करेगा? इसका गुणा क्या होगा? इसलिए मैं सोचता हूँ कि कोई चीज़ जो बड़ा बदलाव लाती है, लेकिन कम या मध्यम संख्या के लोगों को प्रभावित करती है, वह बहुत अच्छी है। जैसे कि कोई चीज़ जो छोटा-सा भी बदलाव लाए, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रभावित करे। जैसे वक्र के नीचे का क्षेत्र। हाँ, बिल्कुल। वक्र के नीचे का क्षेत्र वास्तव में इन दोनों के लिए लगभग समान होगा। तो वास्तव में यह इसके बारे में है। जब आप सफलता की संभावना का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हों, तो मददगार और अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश करें। तो आप कहते हैं कि यह चीज़ बहुत काम की होगी क्योंकि इसका असर अच्छा होगा। मेरा अनुमान है कि सफलता का उदाहरण देना चाहिए। ये स्पेस एक्स, जब आपने ये फैसला किया कि आप सच में ये करने जा रहे हैं, तो उस समय ये बहुत ही पागलपन वाली बात थी। बहुत पागलपन भरा। हाँ, लोग ये कहने से नहीं झिझकते थे, लेकिन मैं भी कुछ हद तक उनसे सहमत था कि ये काफ़ी पागलपन था। पागलपन। अम, अगर आपका असली मकसद सबसे अच्छा जोखिम के हिसाब से फ़ायदा पाना होता, तो एक नई कंपनी शुरू करना बिल्कुल पागलपन की बात है। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये मेरा उद्देश्य नहीं था। मैं बस इस नतीजे पर पहुँच गया था कि अगर रॉकेट
तकनीक को बेहतर करने के लिए कुछ नहीं किया गया, तो हम हमेशा के लिए धरती पर ही रह जाएँगे। और बड़ी एरोस्पेस कंपनियों को बड़े बदलाव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे सिर्फ़ अपनी पुरानी तकनीक को हर साल थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करती थीं। और सच में कभी-कभी ये और भी खराब हो जाती थी। और ख़ासकर रॉकेट्स में, ये काफ़ी खराब है। 69 में हम सैटर्न वी के साथ चाँद पर जा सकते थे। फिर स्पेस शटल लोगों को सिर्फ़ निचली धरती की कक्षा तक ले जाता था और बाद में वह बंद हो गया। मेरा मतलब है कि वह चलन असल में धीरे-धीरे खत्म होने की तरफ जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि तकनीक हर साल अपने आप बेहतर हो जाती है, पर सच में ऐसा नहीं है। ये तभी बेहतर होती है जब समझदार लोग इसे सुधारने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। असल में किसी भी तकनीक को बेहतर बनाने का यही तरीका है। और अपने आप तकनीक में गिरावट आ जाएगी अगर लोग इस पर काम नहीं करते। मतलब आप सभ्यताओं का इतिहास देख सकते हैं, कई सभ्यताओं को देख सकते हैं और प्राचीन मिस्र को देखिए, जहाँ वे ये शानदार पिरामिड बना सकते थे और फिर वे पिरामिड बनाना भूल गए। और फिर यहाँ तक कि वे हायरोग्लिफिक्स पढ़ना भी भूल गए। या आप रोम को देखिए और कैसे वे ये शानदार सड़कें, जलवाहिनियाँ और घर के अंदर पानी की पाइपलाइन बना सकते थे और वे ये सब करना भूल गए। और इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि एंट्रोपी आपके साथ नहीं है। आपके बारे में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि आप बहुत निडर हैं और लोग आपको पागल कहते हैं, फिर भी आप आगे बढ़ते रहते हैं। और मैं बहुत से पागल लोगों को जानता हूँ, आप फिर भी सबसे अलग हैं। ये कहाँ से आता है? जब सब आपको बताते हैं कि ये एक पागल आइडिया है, तो आप फैसला लेने के बारे में कैसे सोचते हैं? या आपको ऐसा करने की हिम्मत कहाँ से मिलती है? सबसे पहले मैं कहूँगा कि मुझे सच में लगता है कि मैं डर को बहुत ज़्यादा महसूस करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझ में डर नहीं है, मैं इसे बहुत ज़्यादा महसूस करता हूँ। लेकिन कभी-कभी कुछ चीज़ें इतनी ज़रूरी होती हैं, आप उन पर इतना यकीन करते हैं कि डर के बावजूद आप उसे कर जाते हैं। तो ज़रूरी बातों के बारे में लोगों को नहीं सोचना चाहिए। लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए, अरे मुझे इसके बारे में डर लगता है और इसलिए मुझे ये नहीं करना चाहिए। डर लगना एक आम बात है। यानी अगर आपको डर नहीं लगता तो आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। तो आप बस इसे महसूस करते हैं और इसके महत्व को खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने देते हैं। हाँ, आप जानते हैं, असल में कुछ हद तक किस्मत पर भरोसा करना मदद कर सकता है। अगर आप संभावनाओं को मान लेते हैं तो डर कम हो जाता है। तो जब मैंने स्पेसएक्स शुरू किया, मुझे लगा कि कामयाबी की उम्मीद 10% से भी कम थी और मैंने बस ये मान लिया कि शायद मैं सब कुछ खो दूँगा। लेकिन शायद हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं, अगर हम गेंद को थोड़ा आगे ले जा सकें। भले ही हम न रहें, शायद कोई और कंपनी बैटन उठा सकती है और इसे आगे बढ़ा सकती है। तो वह फिर भी कुछ अच्छा कर सकता है। हाँ, टेस्ला के साथ भी यही है। मुझे लगा कि एक कार कंपनी के सफल होने की उम्मीद बहुत कम थी। आपको क्या लगता है कि इस समय मंगल पर बसने की कितनी उम्मीद है? खैर, अजीब बात है कि मुझे सच में लगता है कि उम्मीदें काफ़ी अच्छी हैं। तो मैं कब जा सकता हूँ? ठीक है, इस समय मुझे पूरा भरोसा है कि कोई रास्ता ज़रूर है। मुझे भरोसा है कि खुद से चलने वाली मंगल कॉलोनी बनाना मुमकिन है और असल में ये बढ़ती हुई मंगल कॉलोनी की तरफ एक कदम है। मुझे भरोसा है कि यह मुमकिन है, जबकि शायद कुछ साल पहले तक मुझे भरोसा नहीं था कि कामयाबी भी एक उम्मीद हो सकती है। मंगल पर जाने वाले लोगों की एक अच्छी संख्या। मुझे लगता है कि ये ऐसा कुछ है जो करीब 10 साल में हो सकता है, शायद जल्दी, शायद 9 साल में। मुझे ये देखना है कि स्पेस एक्स अब से तब तक चलता रहे और मैं भी ठीक रहूँ या अगर मैं न रहूँ तो कोई ऐसा हो जो इसे आगे बढ़ाए। आपको पहले लॉन्च पर नहीं जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। पहला लॉन्च वैसे भी मशीनों के साथ होगा इसलिए मैं जाना चाहता हूँ, इंटरनेट की देरी को छोड़कर। हाँ, इंटरनेट की देरी काफ़ी ज़्यादा होगी। मंगल सूरज से करीब 12 मिनट की रोशनी की दूरी पर है और पृथ्वी 8 मिनट की दूरी पर है। सबसे पास होने पर मंगल 4 मिनट की रोशनी की दूरी पर है। सबसे दूर होने पर यह 20 मिनट से थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि आप सूरज के पार सीधे बात नहीं कर सकते। अगर सच में बड़ी समस्याओं की बात करें तो एआई, आप एआई के बारे में खुलकर बोलते रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपको एआई का अच्छा भविष्य कैसा लगता है और हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? ठीक है, मेरा मतलब है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सच में ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा जिसका मैं समर्थन करता हूँ लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये बस सरलता से उम्मीद है कि भविष्य सूचक है। क्योंकि हम कभी-कभी कहेंगे ठीक है, जैसे ये कुछ ऐसा है जो मैं चाहता हूँ कि हो, बजाए इसके कि जो मैं सोचता हूँ कि मौजूदा चुनावों में सबसे अच्छा है। मौजूदा चुनावों में से सबसे अच्छा जो मैं सोच सकता हूँ वह ये है और शायद कोई और बेहतर तरीका या बेहतर नतीजा सुझा सकता है। हम एआई तकनीक को सबके लिए उपलब्ध बनाते हैं, यानी किसी एक कंपनी या कुछ लोगों का उन्नत एआई तकनीक पर कब्ज़ा नहीं होता। मुझे लगता है कि ये बहुत खतरनाक है। इसे कोई बुरा व्यक्ति चुरा भी सकता है। जैसे किसी देश का कोई बुरा शासक अपनी खुफिया एजेंसी को इसे चुराने और कब्ज़ा करने के लिए भेज सकता है। ये बस एक बहुत अस्थिर स्थिति बन जाती है। मुझे लगता है अगर आपके पास कुछ भी है, कोई भी अत्यधिक शक्तिशाली एआई, आप बस नहीं जानते कि उस पर कौन नियंत्रण करेगा, तो ये वैसा नहीं है।
मुझे लगता है कि जोखिम ये है कि एआई शुरू से ही अपनी इच्छा विकसित कर लेगा। मुझे लगता है कि चिंता ये है कि कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है। इसका बुरे तरीके से उपयोग हो सकता है और भले ही वे इसका बुरा उपयोग ना करें, कोई इसे उनसे लेकर बुरे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। मुझे लगता है मैं ये काफ़ी बड़ा खतरा है। मुझे लगता है कि हमें एआई तकनीक को सबके लिए उपलब्ध कराना चाहिए और यही वजह है कि यूमी और बाकी टीम ने मिलकर ओपन एआई बनाया, ताकि एआई तकनीक का फ़ायदा सबको मिल सके और ये सिर्फ़ कुछ लोगों के पास ना रहे। लेकिन फिर निश्चित रूप से ये आवश्यक है, इसे तेज़ इंटरफ़ेस के साथ दिमाग से जोड़ने के हल के साथ मिलाना ज़रूरी है। इंसान इतने धीमे हैं इंसान इतने धीमे हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमारे दिमाग में पहले से ही एक ऐसी स्थिति है जिसमें सोचने वाला हिस्सा और भावनाओं वाला हिस्सा मौजूद है। भावनाओं वाला हिस्सा वो है जो आपकी भावनाएँ और यादें सँभालता है। ये दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा है। ये आपकी आदतें और भावनाएँ जैसी चीज़ें सँभालता है और सोचने वाला हिस्सा दिमाग का ऊपरी हिस्सा है। ये दोनों कभी-कभी एक साथ अच्छी तरह से काम करते हैं। आपका सोचने वाला हिस्सा और भावनाओं वाला हिस्सा कभी-कभी अलग सोच सकते हैं, लेकिन वे आम तौर पर अच्छी तरह से काम करते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई अपने सोचने वाले हिस्से या भावनाओं वाले हिस्से से छुटकारा पाना चाहे। बहुत सही। हाँ, ये असामान्य है। तो मुझे लगता है अगर हम प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं, सुधार करके आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एआई के साथ विलय करें, इस प्रक्रिया से बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। आपके सोचने वाले हिस्से और दूसरे हिस्से के बीच का जुड़ाव, आपका डिजिटल रूप जो पहले से ही मौजूद है, में स्पीड की समस्या है जैसा कि मैंने कहा और फिर प्रभावी ढंग से। आप एक एआई और मानव का मिश्रण बन जाते हैं और अगर यह फिर व्यापक है जिसे कोई भी चाहता है वह इसे पा सकता है, तो हम नियंत्रण की समस्या को भी हल करते हैं। हमें किसी बुरे एआई शासक की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सब मिलकर एआई हैं। लगता है सबसे अच्छा नतीजा जो मैं सोच सकता हूँ। तो आपने दूसरी कंपनियों को उनके शुरुआती दिनों में देखा है जो छोटे से शुरू होकर बहुत सफल हुईं? उम्मीद है मुझे कैमरे पर ये पूछने का पछतावा नहीं होगा, पर आपको क्या लगता है कि ओपन एआई एक 6 महीने पुरानी कंपनी के रूप में कैसी चल रही है? मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है कि ओपन एआई में सच में बहुत टैलेंटेड लोग हैं। ऐसा ही लगता है, हाँ। बहुत टैलेंटेड टीम है और वे मेहनत कर रहे हैं। ओपन एआई को 500 एक सी 3 नॉन प्रॉफिट के रूप में बनाया गया है। लेकिन कई नॉन प्रॉफिट में जल्दी करने की भावना नहीं होती। ये ठीक है, उन्हें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ओपन एआई में है। मुझे लगता है लोग सच में मिशन पे भरोसा करते हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत ज़रूरी है और यह हमारे भविष्य में होने वाले बड़े नुकसान के खतरे को कम करने के बारे में है। और इसलिए मुझे लगता है कि यह अच्छा चल रहा है। मैं लोगों के काम और टैलेंट से बहुत प्रभावित हूँ। और ज़ाहिर है कि हम हमेशा अच्छे लोगों को जोड़ने के लिए ढूँढ रहे हैं। अब लगभग 40 लोग हैं। ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, खत्म करने से पहले बस कुछ और सवाल। आप अपना दिन अब कैसे बिताते हैं? आप अपना ज़्यादातर समय किस पर लगाते हैं? मेरा समय ज़्यादातर बँटा रहता है। असल में मेरा समय स्पेसएक्स और टेस्ला के बीच बँटा रहता है। और हाँ, मैं हर हफ्ते ओपन एआई में थोड़ा समय देने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ज़्यादातर हफ्तों में ओपन एआई में आधा दिन बिताता हूँ और फिर हफ्ते में कुछ ओपन एआई का काम भी होता है। लेकिन इसके अलावा मेरा ध्यान टेस्ला पर ही रहता है। और जब आप स्पेसएक्स या टेस्ला में होते हैं तो क्या करते हैं? वहाँ आप अपना समय कैसे बिताते हैं? हाँ, ये अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि मैं मीडिया या बिज़नेस के कामों में बहुत समय लगाता हूँ, लेकिन असल में मेरा लगभग 80% समय इंजीनियरिंग और डिज़ाइन में जाता है। तो मैं अगली पीढ़ी के प्रोडक्ट पर काम करता हूँ। यही मेरा 80% समय है। शायद आपको ये बहुत पुरानी बात याद ना हो। कई साल पहले आपने मुझे स्पेसएक्स घुमाया था और सबसे ख़ास बात ये थी कि आपको रॉकेट की हर चीज़ और उसमें लगी इंजीनियरिंग पता थी। मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग आपके बारे में ये जानते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि कई लोग मुझे बिज़नेस पर्सन या ऐसा कुछ समझते हैं जो ठीक है, बिज़नेस ठीक है, लेकिन सच में ये सब स्पेसएक्स के बारे में है। ग्विन शॉटवेल मुख्य परिचालन अधिकारी हैं। वह कानूनी काम, पैसों का हिसाब, बिक्री और सामान्य कारोबार का काम देखती है। और मैं अपना ज़्यादातर समय इंजीनियरिंग टीम के साथ फ़ैल्कन 9 और ड्रैगन रॉकेट को बेहतर बनाने और मंगल ग्रह पर बस्ती बनाने की योजना पर काम करने में बिताता हूँ। और फिर टेस्ला में ये मॉडल 3 पर काम कर रहा है। और कुछ लोग आमतौर पर डिज़ाइन स्टूडियो में होते हैं। हर सप्ताह आधा दिन, सौंदर्य और दिखावट और महसूस होने वाली चीज़ों से निपटना। और फिर हफ्ते के बाकी ज़्यादातर समय में कार और फैक्ट्री की इंजीनियरिंग देखना होता है। क्योंकि इस साल मुझे सबसे बड़ा एहसास ये हुआ कि असली मायने फैक्ट्री रखते हैं, जो मशीन बनाती है और वह गाड़ी से कम 100 गुना ज़्यादा अहम है। ये देखना कमाल है कि रोबोट यहाँ काम करते हैं और ये कारें बनती जाती हैं। हाँ, अब इसमें सच में गीगा फैक्ट्री और मॉडल 3 के मुकाबले ऑटोमेशन बहुत कम है। इन कारों की गति क्या है? असल में लाइन की औसत रफ्तार बहुत धीमी है। ये शायद इसके बारे में है। एक्स और एस दोनों को शामिल करते हुए।
ये शायद 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और आप क्या पा सकते हैं? ये बहुत धीमा है। आप क्या करना चाहेंगे? किस तक पहुंचना चाहेंगे? मुझे यकीन है कि हम कम से कम 1 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकते हैं। तो 20 गुना वृद्धि, ये बहुत तेज़ होगी। हाँ, कम से कम मेरा मतलब है, मुझे लगता है 1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार एक धीमी चाल या मध्यम चाल है। तेज़ चाल करीब 1.5 मीटर प्रति सेकंड होगी। और फिर सबसे तेज़ इंसान 10 मीटर प्रति सेकंड से अधिक दौड़ सकते हैं। तो अगर हम केवल 0.05 मीटर प्रति सेकंड कर रहे हैं, तो ये बहुत धीमी गति है। गति। और 1 मीटर प्रति सेकंड पर आप अब भी उत्पादन लाइन से तेज़ चल सकते हैं।